आज हमारे लीगल सेगमेंट में हम एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो एक इंसान की आज़ादी और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। कई बार हमारे मन में ये सवाल आता है कि किसी इंसान की गिरफ्तारी कब और कैसे की जा सकती है। बिल्कुल, और यही वजह है कि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यानी अरेस्ट को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन का मकसद सिर्फ प्रक्रिया निर्धारित करना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन ना हो। बिल्कुल, तो चलिए जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट को लेकर किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि कानून और न्याय एक साथ चल सकें। और इसी पर आज जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट शक्ति सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर डीडी मॉर्निंग शो में। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले हमारा सवाल यही है कि कानूनी भाषा में गिरफ्तारी क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है? देखिए, कानूनी भाषा में अगर कहा जाए तो गिरफ्तारी दो तरीके से होती है। एक होती है जब जो आपको अरेस्ट कर रहा है पुलिस ऑफिसर, उनके पास वारंट है, और दूसरा विदाउट वारंट। जो विद वारंट की बात कही गई है उसमें कोई एफआईआर हुई होगी उस व्यक्ति के खिलाफ, उसके ऊपर कोर्ट ने संज्ञान लिया होगा, उसके बाद उनको वारंट इशू किया होगा, तो उस वारंट के आधार पे वो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं जहां विदाउट वारंट अरेस्ट होता है, वहां पर पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी दी गई है कि वो विदाउट वारंट उनको अरेस्ट कर सकता है। ये खासकर उन मामलों में होता है जहां पे जो सजा है उस पर्टिकुलर ऑफेंस की वो 7 साल से कम होनी चाहिए, यानी कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल की बेसिस में इनको बांटा गया है। ओके, तो सर अगर हम दिशा निर्देशों की बात करें जिस पे आज हम बातचीत कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के संबंध में कौन कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं? देखिए, एक लैंडमार्क जजमेंट है डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये पुराना जजमेंट है। इसमें 11 बिंदुओं को बताया गया था जिसको पुलिस को ध्यान रखना है जब वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करेंगे। जी। सबसे पहली चीज, अगर कोई किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है तो जो पुलिस ऑफिसर कंसर्न है वो विद यूनिफॉर्म होगा, वो अपनी वर्दी में होगा। उनका जो नेम टैग है वो दिखाई देना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। इसके बाद जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिए जाएंगे कि वो किस आधार पे उनको अरेस्ट कर रहे हैं। उनको बताया जाएगा कि उनको किस मामले के संज्ञा की वजह से अरेस्ट किया गया है, उनको सारी डिटेल दी जाएगी, एफआईआर की डिटेल दी जाएगी। इसके बाद जो अरेस्ट का प्रोसीजर है वो उसको लिखित किया जाएगा, मतलब किस समय अरेस्ट हुआ, कहाँ से अरेस्ट हुआ, वो सबको लिखित किया जाएगा। एक अरेस्ट मेमो प्रिपेयर होगा, उसी के संदर्भ में उनको जो भी उनसे पर्सनल बिलोंगिंग्स है उनकी एक मेमो बनेगा, उस मेमो को भी लिखित रखा जाएगा। इसके बाद अगर पॉसिबल है तो उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी अरेस्ट की। इसके बाद जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसको नज़दीकी मजिस्ट्रेट के आगे जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपीयर कराया जाएगा। फिर वहाँ ये आगे की कार्रवाई शुरू होगी। और इनको, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है, इनको उनके जो भी रिलेटिव्स हैं उनको बताने का एक मौका दिया जाएगा कि उनको बता सकें कि अरेस्ट हुआ है, किस संदर्भ में अरेस्ट हुआ है। उस आधार पे उनको वकील की अनुमति मिलती है कि वो अपने वकील को कर सकते हैं और कोर्ट में उनसे बात कर सकते हैं, उनके अरेस्ट के लिए बेल या जो भी फाइल करना हो फिर वो कर सकेंगे। ओके, बिल्कुल। यहाँ एक सवाल ये है कि अगर गिरफ्तारी के वक्त अगर पुलिसों की बात की जाए, जो पुलिस होते हैं उन्हें किन नियमों का पालन करना अनिवार्य है? मैम देखिए, गिरफ्तारी करते हुए जो मेन 2 चीज़ें हैं वो है कि एक, पुलिस वाले जो अरेस्ट कर रहे हैं आरोपी के पास, उनको अगर डिटेल है, मतलब जैसे मैंने पहले भी बोला कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो सेक्शन 50 बीएनएसएस में और जो पुरानी सीआरपीसी थी उसमें सेक्शन 47, 41, ये जो मुख्य धाराएं हैं इनकी कंप्लायंस बहुत ज़रूरी है। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो उसमें आप उनको पहले समन भेजेंगे, समन भेजने के बाद वो आप पुलिस के आगे अपीयर होगा आरोपी जो है, उसके बाद वो अपने जो बयान देना चाहे वो दे सकते हैं। नॉन कॉग्निजेबल केसेस में उनके पास एफआईआर है, एफआईआर के बेसिस पे उन्होंने वारंट लिया है, वारंट के बेसिस पे उन्होंने व्यक्ति को अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद उनको मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट के आगे अपीयर करवाया, और फिर कोर्ट के आगे है कि वो उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजती है, पुलिस को रिमांड देती है तहकीकात करने के लिए। तो सर अगर किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो क्या उसे कोई प्रायर नोटिस दिया जाएगा पहले से? ये सेम चीज, इसमें सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अगर ये ऑफेंस जो किया गया है ये कोई सीरियस नेचर का है, जैसे मर्डर है जी, अटेम्प्ट टू मर्डर है, रॉबरी, ऐसे केसेस में कोई नोटिस नहीं देगी पुलिस। आपको उनकी जो इन्फॉर्मेशन जो उन्हें प्राप्त होगी अपने सोर्सेस के थ्रू, उसी पे वो एक्ट करेंगे, उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उस आदमी को एप्रीहेंड किया जाएगा और उसके बाद उनको अरेस्ट करके
पुलिस स्टेशन लाया जाएगा। तो फिर उस अरेस्ट के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो अरेस्ट मेमो जो तैयार होता है उसमें सारे विवरण होना चाहिए। ओके। उनका मेडिकल जांच करवाया जाता है अरेस्ट से पहले, सॉरी अरेस्ट के बाद उनकी जो मेडिकल जांच होती है उसके बारे में सारा डेटा डिटेल दिया जाता है। उसके बाद फिर जो भी कार्रवाई अपनी पुलिस आगे करती है वो आप। तो आप यहाँ पे हमें ये भी बताना चाहेंगे कि ऐसे कौन से ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पहले से हमें नोटिस देना चाहिए? लेस देन 7 years, जहाँ पर जैसे चीटिंग है, अच्छा। पेटी ऑफेंसेस हो गए, मारपीट हुई, उसमें माइनर इंजरी, ग्रीवियस हर्ट, माइनर इंजरीज बेसिकली, कोई ऑफेंसेस जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हैं, तो ऐसे जो ऑफेंसेस जहाँ पे सजा जो है वो 7 साल से कम की है, वहां पर पुलिस आपको एक नोटिस भेजेगी। 41A का नोटिस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी अरनेश कुमार। इस जजमेंट के बेसिस पे ही इन्होंने ये निकाला कि भाई पहले उन्हें समन भेजा जाए। हर केसेस में अरेस्ट जरूरी नहीं हो सकती है। अच्छा। मतलब ये अब सोचे कोई भी छोटा भी मामला हुआ जिसमें जो ऑफेंस है वो बहुत बड़ा नहीं है, तो आप उसमें ये नहीं है कि आप उसको तुरंत लाएंगे और तुरंत बैठा के रख लिया जाए। उसमें पहले कंप्लायंस जरूरी है, क्योंकि देखिए आर्टिकल 20 और 20 जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत जरूरी चीजों पे बात करता है, जहां पे आप किसी व्यक्ति को राइट टू लाइफ है उसका बहुत जरूरी है ख्याल रखना। अगर उसका वो राइट वायलेट हो जाता है तो फंडामेंटली वो अरेस्ट पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। ओके। तो गिरफ्तारी करते वक्त अगर हम बात करें तो व्यक्ति के किन अधिकारों की जानकारी उसे दी जानी चाहिए? सबसे पहली चीज तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट देना जरूरी होता है कि जब आप उसे अरेस्ट कर रहे हैं तो किस आधार पे उन्हें अरेस्ट किया गया है। FIR की डिटेल दी जाती है, किस वजह से उनको अरेस्ट किया जा रहा है ये बताया जाता है, समन और भेजे गए थे या नहीं भेजे गए थे, ये जो बेसिक डिटेल्स हैं वो दी जाती हैं। इसके बाद फिर उनको अरेस्ट करने के बाद उनके रिलेटिव जो भी हैं उनको बताया जाएगा कि भाई आप इनको फ़ोन कर सकते हैं, बता सकते हैं आप अरेस्ट हो गए हैं। उसके बाद उनको मजिस्ट्रेट साहब के आगे अपीयर कराया जाएगा, वहाँ मजिस्ट्रेट साहब अपनी आगे की कार्रवाई करेंगे। मेडिकल जांच होती है, लॉयर के साथ बात करने की अनुमति होती है। आप ये सारी चीज़ें करने के बाद ही वो अरेस्ट लीगल मानी जाएगी। मतलब एक रिकवरी, अरेस्ट मेमो, ये सारी चीज़ें जो हैं प्रावधान दी गए, इसी के बाद वो अरेस्ट मानी जाती है कि वो लीगल है। तो सर अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए जा रही है तो क्या वारंट होना उनके पास उसके व्यक्ति के अगेंस्ट ज़रूरी है? बिल्कुल। अगर जहाँ पर कोई हीनियस ऑफेंस हुआ है, रेप, मर्डर, ऐसे केसेस में पुलिस आपको बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। अच्छा। और उनको कोई जरूरी नहीं है, उनके पास सिर्फ एप्रीहेंशन होनी चाहिए कि आपको अरेस्ट कर रहे हैं। मतलब बेसिकली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इस व्यक्ति ने फला ऑफेंस में पार्ट दिया था, इसका संयोग रहा था, इस वजह से उसको अरेस्ट किया गया है। अच्छा। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जहां पर समन भेजे गए, समन भेजने के बाद भी व्यक्ति पुलिस स्टेशन में नहीं आया, जवाब नहीं दिया, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तब वो उनको वैसे भी अरेस्ट कर सकती है। या फिर जहाँ कोई टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई होंगी कि प्रिस्क्राइब, पहले बेल दी गई मान लीजिए किसी ऑफेंस में, और वो उनको बेल के जो कंडीशंस थी उनको वायलेट कर रहे हैं, तब भी पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। ओके। तो गिरफ्तारी में अगर हम बात करें बेल यानी जमानत को लेकर, तो इसके अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैसे परिभाषित किया है? देखिए बेल जो है वो ज़रूरी है, ज़रूरी मैं कहूँगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं तो उसके खिलाफ आप इंक्वायरी करेंगे, जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद एक चार्जशीट फाइल होती है। अब ये प्रक्रिया है, ये चार्जशीट फाइल होने के बाद अगर उनके खिलाफ जितने भी ऑफेंसेस जो कहा गया है वो मीट आउट हो रहा है और चार्जशीट में वो लिखा जा रहा है, तो फिर आप जो है अब जो आरोपी की तरफ से वकील साहब अपीयर होंगे वो कहेंगे कि चूंकि चार्जशीट फाइल हो गई है, इन्वेस्टिगेशन हो गई है, अब इनकी जरूरत नहीं है तो इनको बेल पे छोड़ा जाए। राइट। अब अगर हीनियस ऑफेंस है वहां पे कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट व्यू रखती है, क्योंकि पेटी ऑफेंसेस में तो कोर्ट जनरली बेल दे देती है, लेकिन यहाँ हीनियस ऑफेंस है वहाँ कोर्ट जनरली बेल नहीं देती है। वहाँ पे वो सजा कितने साल की है, मान लीजिए लाइफ है तो जल्दी बेल नहीं होगी। ओके। अगर मेडिकल है तो हाँ शायद एक बार को कोर्ट कंसिडर कर लेती है कि मेडिकल बेसिस पे बेल दे दी जाए, बट अदरवाइज जहाँ पे सजा लाइफ की हो गई है, 10 साल से ज्यादा की हो गई है, वहाँ बेल इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। बिल्कुल। एक सवाल और सर, यहाँ पे अगर महिलाओं की बात करें तो जब महिलाओं की गिरफ्तारी होती है तो उस समय क्या विशेष दिशा निर्देश जो है उसका पालन करना चाहिए? देखिए जब महिलाओं की गिरफ्तारी होगी तो महिलाओं को, कोई महिला आरोपी है उनको अरेस्ट करने के लिए तो महिला पुलिस का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
उनकी आइडेंटिटी, उनको जो पुलिस उनको अरेस्ट कर रही है उसकी आइडेंटिटी वो अपनी बताएंगी, किस मामले में अरेस्ट कर रहे हैं वो बताएंगे। फिर एक समय सीमा दी गई है कि आप उनको सूर्यास्त के बाद अरेस्ट नहीं करेंगे। ओके। अगर आप उनको सूर्यास्त के बाद अरेस्ट कर रहे हैं वो वॉयलेटिव है, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस लेट डाउन करी हैं उसका वॉयलेशन माना जाता है। ओके। तो जिस तरह से आपने महिलाओं की गिरफ्तारी के लिए बताया है कि किस तरह के नियम पालन करने चाहिए, तो अगर हम बच्चों की या नाबालिगों की बात करें, क्या उनमें भी कुछ इसी तरह के नियम रहते हैं? नहीं मैम, बच्चों की जब गिरफ्तारी होती है पहले तो वो जो उनको हैबिचुअल ऑफेंडर्स के साथ नहीं रखा जाता। अच्छा। जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसके अंदर उनकी पूरी प्रोविजंस दिया हुआ है। जैसे उनकी गिरफ्तारी होगी, उनको अगर लेके आया जा रहा है, उनको प्रोबेशन ऑफिसर के आगे प्रेजेंट किया जाएगा, उनकी एक इंक्वायरी होगी, फिजिकल मेंटल की इंक्वायरी, उनकी कंडीशन की इंक्वायरी की जाती है जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं। उसके बाद जो उन्होंने ऑफेंस किया गया उसकी एक रिपोर्ट बनती है, वो बोर्ड के आगे जाती है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आगे। फिर वहाँ तय किया जाता है कि उनको करेक्शन होम में रखा जाएगा या जमानत पे छोड़ा जाएगा। बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पर और है सर कि अगर गिरफ्तारी के समय हम पुलिस की बात करें तो उनके द्वारा किसी भी प्रकार का शोषण रोकने के लिए किस तरह के उपाय सुझाए गए हैं? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस तय करी गई हैं वो इसीलिए तय ही करी गई थी कि इनका शोषण रुका जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो डीके बासु की जजमेंट है, ये एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। इन्होंने 97 में सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी के बेसिस पे ये सब कुछ हुआ था। वहाँ से ये सब कुछ चला आया। उसके बाद इन्होंने 2009 में क्रिमिनल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट में ये सब डाला, और ये होल एंड सोल पर्पस ये था कि पुलिस ब्रुटैलिटी को रोका जा सके। कि पुलिस आपको अरेस्ट कर रही है, बता नहीं रही है, महीनों महीनों रखा हुआ है, किसी को पता नहीं है, इसीलिए ये सब किया गया था, और वही गाइडलाइंस को आज तक फॉलो किया जा रहा है। तो सर, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का कोई उल्लंघन करता है तो व्यक्ति के पास फिर किस तरह के और कानूनी उपाय होते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो वो बेल फाइल कर सकते हैं, बेल अच्छा। एप्लीकेशन, अगर अरेस्ट लीगल है, ग्राउंड्स दिए गए हैं, सब कुछ है। उसके बाद अगर वो वायलेशन है तो वो आर्टिकल 226 में भी जा सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, हीबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं उसमें, और आर्टिकल 32 जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाती है। 226 जो फाइल होगी वो हाई कोर्ट में फाइल होती है, और 32 जो फाइल होगी, आर्टिकल 32 पिटिशन जो फाइल होगी, वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल होगी। जैसे मल्टीपल FIRs होगी किसी व्यक्ति के नाम पे, सेम सेट ऑफ एलिगेशंस पर, तो वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो जाएगी। और जहाँ पे अरेस्ट इलीगल है, किसी को अरेस्ट किया गया विदाउट एनी गिविंग ग्राउंड्स, विदाउट अरेस्ट मेमो, विदाउट एनीथिंग, तो वो 226 हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं हीबियस कॉर्पस की पिटीशन। उसके बाद जज साहब ऑर्डर करेंगे और व्यक्ति को सामने प्रेजेंट किया जाएगा कोर्ट में। ओके। तो बिल्कुल, तो जिस तरह से सर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में अरेस्ट के मामलों को लेकर क्या क्या दिशा निर्देश तय किए गए हैं, तो इसी पर जानकारी साझा करने के लिए एडवोकेट शक्ति सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आप हमारे साथ आज थे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।